गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव रंजन सिंह और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ। मैं साइंटिफिक हब मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है और मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स यानी कि सेमेस्टर 1 आईसीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। अभी मैं फिजिक्स का वीडियो डाल रहा हूँ, अभी आपको केमिस्ट्री और मैथ का और वीडियो मिलेगा। अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं केमिस्ट्री और मैथ का भी वीडियो डालूंगा। बिकॉज मैं तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ। तो आपके सेमेस्टर 1 के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन मैंने किया है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर फोर्स पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स पड़ा और ये टर्न कर गया। ये क्या किया? देखो, अपने पोजीशन से टर्न कर रहा है, अपने एक्सिस से टर्न कर रहा है। ये अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन है कि ट्रांसलेशनल मोशन। यह मोशन जो होता है जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में क्या करता है? मोशन करता है, तब इसके मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ऑसिलेटिंग मोशन, जब कोई बॉडी बॉब, ये बॉब है, पेंडुलम का ये बॉब है, ये जब ऑसिलेट करता है अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट जाता है, तो इसके मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटिंग मोशन। कर्वीलिनियर मोशन, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ से कर्व रास्ता में मूव करता है और उसके मोशन को, यानी कि ये मूव करेगा ऐसे कर्व, तो इसके मोशन को बोलेंगे कर्वीलिनियर। ये स्ट्रेट पाथ ही है लेकिन रास्ता हमारा क्या है? कर्व है, मुड़ा हुआ रास्ता है। उसमें कोई बॉडी अगर मोशन करता है तो इसके बॉडी को हम कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई बॉडी पे फोर्स लगे और फोर्स लगने के बाद ये टर्न करे तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? तो इसके मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, बिकॉज ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, इसलिए इसके मोशन को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हिच स्टेट्स द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कौन सा रूल बोलता है कि जब हम किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो इसके फोर्स को, यानी कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसमिट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। समझ गए? शिफ्टेड भी बोलेंगे इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड या शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यह कौन सा रूल बोलता है? पहला ऑप्शन आपके पास है कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नहीं, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और जहां पे लगाते हैं वहां पे होता है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये ऑप्शन आपका गलत। दूसरा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दो प्लेस पे है, यानी कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे है, तो इसकी जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन गलत है। ये बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, देखो ट्रांसमिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब होता है बॉडी मोशन में होना, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। तो यही प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रांसमिट कर दिया गया ड्यू टू किस लॉ के कारण? तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा फोर्स, इट्स मोशन इज टॉर्क एंड नॉन ऑफ दिस। तो क्या ऑप्शन होगा? देखिए, द टर्निंग इफेक्ट ऑन बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू, जैसे ये बॉडी है, इसके ऊपर ये क्या कर रहा है? इस पे फोर्स मैंने लगाया तो ये टर्न कर गया। तो यह टर्न किया अपने एक्सिस पे, तो किसके कारण टर्न किया? ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है कि फोर्स के कारण, इट्स मोशन के कारण, इट्स मोशन इज यानी अपने मोशन के कारण, और तीसरा है टॉर्क, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो बच्चे, फोर्स तो इस पे लग रहा है, द टर्निंग इफेक्ट ऑन बॉडी अबाउट एन एक्सिस, फोर्स लग रहा है और अपने एक्सिस से टर्न भी कर रहा है, तो फोर्स के कारण नहीं होगा। फोर्स लगेगा लेकिन और कुछ बात है इसके कारण होगा। इट्स मोशन इज, मोशन तो कर ही रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है।
टॉर्क इज द करेक्ट आंसर। कि जब बॉडी पे फोर्स लगा तो इसमें क्या हुआ, टर्न हुआ। ये अपने पिवोट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या किया, टर्न किया। देखो ये बॉडी पे फोर्स लगने के बाद यह क्या कर रहा है, अपने एक्सिस से टर्न कर रहा है। तो ड्यू टू इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क इज द करेक्ट ऑप्शन। टॉर्क होगा इसका करेक्ट आंसर। यूनिट से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देखो मैंने आपको बताया कि टॉर्क, तो टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हमारा टॉर्क होता है। तो फोर्स का ऐसा क्या होता है, न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मीटर होगा। तो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 19 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने न्यूटन मीटर के बराबर है। पहले 1 न्यूटन मीटर का आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि 9 सेंटीमीटर में कितना होता है। उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिएगा कि 19 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट न्यूटन मीटर। देखो बच्चे 1 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 9, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 19 सेंटीमीटर कितने न्यूटन मीटर के बराबर है। तो देखो 1 Nm इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर। तो आपसे 19 सेंटीमीटर का वैल्यू पूछ रहा है। तो 19 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर। ओके, 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम फोर्स मीटर इज इक्वल टू KGF M। KGF तो सबको याद होगा, बिकॉज बहुत ही फेमस मूवी था। तो ये वो KGF नहीं है, ये किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर है। तो 1 KGF मीटर किसके बराबर होगा। तो बच्चे 1 KGF मीटर किसके बराबर होगा मैं आपको बता रहा हूं। हर किसी को पता है तो बता सकता है। अपने मन में गेस करो कितने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ टॉर्क है। तो इसको आप समझेंगे कि 1 KGF मीटर कितने के बराबर होता है। देखो तो 1 किलोग्राम फोर्स आपको 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और मीटर देखो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मीटर का मीटर हमने लिख दिया। अब बच्चे अब आपको ऑप्शन देखना है कि न्यूटन मीटर है कि नहीं, न्यूटन मीटर कहीं नहीं है। तो अब न्यूटन को हम चेंज करेंगे टाइम में। तो 9.8 न्यूटन मीटर का वैल्यू आपने पढ़ा है कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर। तो आप इसको पुट कर दो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ यहाँ पे है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर? तो बच्चे ये यूनिट्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ पैटर्न एग्जामिनेशन। छोटा क्वेश्चन बनता है, इसलिए यूनिट्स पे आप फोकस करेंगे। समझे स्टूडेंट्स? आपके लिए क्वेश्चन है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है कि जैसे ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो ये कौन सा ऑप्शन के लिए बेटर कंडीशन है। देखो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है अपने पाथ पे अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन कर रहा है ऑफ एन एटम इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, बोथ ए एंड बी दोनों का एग्जांपल है, या नॉन ऑफ दीज। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई बड़ी सेवरल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के कारण मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंडर इन्फ्लुएंस मानते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारा फोर्स क्रिएट हो रहा है, फिर भी ये क्या कर रहा है, अपने पाथ पे मोशन कर रहा है, तो इसके इक्विलिब्रियम को क्या बोल देंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसके इक्विलिब्रियम को? यह डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। समझ गए? यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसका एक क्वेश्चन और भी है। देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्लैनेट हमारा क्या कर रहा है, सन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको हम किस में समझेंगे?
कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा, तो यह भी क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। क्लियर बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या बोलता है। तो आपको देखो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये हमारा मीटर स्केल है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे घूम रहा था, ये क्लॉक ऐसे घूमता है तो क्लॉकवाइज, ये उल्टा घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन उल्टा है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर, फेमस प्रिंसिपल है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल। जैसे हमारा एक क्रिकेट बॉल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा। तो क्रिकेट बॉल किस टाइप का शेप है, तो ये स्फीयर है। क्या है, स्फीयर है। तो स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है। ऑप्शन आपके पास है ज्योमेट्रिक सेंटर, एट एनी पॉइंट एट द सरफेस, टॉप मोस्ट पॉइंट, और जब यह बॉल किसी ग्राउंड को टच करेगा तो इट एट इट्स बॉटम टचिंग द ग्राउंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्फीयर एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तो इसका एक ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज स्फीयर इज अ ज्योमेट्रिकल शेप। ओके, सो इट्स सेंटर इज नॉन एज ज्योमेट्रिक सेंटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा इसका, ज्योमेट्रिक सेंटर। दूसरे बच्चे आपके लिए द इक्विलिब्रियम कॉमा अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज। कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसके पॉइंट ऑफ रोटेशन में जो नेट फोर्स कितना होता है। तो पहला बात बच्चे आपको इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है तो कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। जब कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो हर एक पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। अपने डायरेक्शन में चेंजिंग आता है, किसमें, तो डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में अगर चेंजिंग आती है तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो उसका डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आया, डायरेक्शन में चेंजिंग आया तो वेलोसिटी नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। बिकॉज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सीलरेशन। ये भी नहीं होगा। बोथ वेलोसिटी एंड स्पीड। अब स्पीड की बात है, यस स्पीड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बच्चे बॉडी अपना डायरेक्शन में चेंजिंग कर रहा है, अपने एक्चुअल पाथ में चेंजिंग नहीं कर रहा है। बिकॉज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड। तो स्पीड डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपने पाथ में चेंजिंग नहीं कर रहा है, अपने डायरेक्शन में चेंजिंग कर रहा है। तो स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। क्लियर। तो ये भी पूछ सकता है कि न्यूटन मीटर इज नॉन एज, न्यूटन मीटर को किस नाम से जाना जाता है। और आप ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है आपके ऊपर। मान लो ऑप्शन आपके ऊपर है वोल्ट, वाट, जूल एंड न्यूटन। तो आप किसको करेक्ट मानेंगे, न्यूटन मीटर इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन मीटर को किस नाम से जानते हैं। तो बच्चे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी है। फोर्स के बाद जो चैप्टर है वो वर्क पावर एंड एनर्जी है। तो वर्क आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वर्क।
तो एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो न्यूटन मीटर इज ऑल्सो नोन एज जूल बिकॉज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो हमारा जूल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि न्यूटन मीटर इज ऑल्सो नोन एज जूल बिकॉज जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। क्लियर? से क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन वन रोटेशन। जैसे कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो यहाँ पे वर्क डन एक वन रोटेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन होगा। देखो बच्चे, जहां से बॉडी चलना शुरू किया वहीं पे आके पहुंच गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो इस तर्क पे भी क्या आप बोल सकते हैं कि वर्क डन यहाँ पे कितना है? 0 है। दूसरी बात, अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट क्या होता है? सर्कल पे, सर्कल का रेडियस क्या होता है? सर्कल का रेडियस क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस पढ़े हैं तो एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू कितना है? 0। तो यहाँ पे वर्क डन ऐसे भी कितना? 0 कैलकुलेशन हो सकता है। तो आपको ये दोनों बात याद रखना होगा कि अगर वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन वन रोटेशन की जगह इन रोटेशन बोल दे या सर्कुलर मोशन बोल दे या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दे तो भी आप इसका ऑप्शन 0 ही लगाएंगे बिकॉज दूसरा कॉज मैंने आपको बताया टेंजेंट से इसका डायरेक्शन जाएगा और ये क्या है? सर्कुलर मोशन है, ये सर्कल है। तो यहाँ से सेंटर से रेडियस जाता है और टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये क्लास 9 से बच्चे लोगों को पढ़ना था। तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 मिनट्स इक्वल टू 0। सो वर्क डन एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन वन रोटेशन या सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू 0। 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है यूनिट पे। मैंने आपको बोला था कि यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है कि 1 अर्ग इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो बच्चे पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन मीटर इज नॉन एज जूल। तो न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं तो यहाँ पे जूल है, ये वैल्यू आ गया। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा कि न्यूटन मीटर। तो अगर हम सीरीज में चेंज करते हैं तो न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन और मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर को आप बोलेंगे अर्ग। क्या बोलेंगे? अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 अर्ग इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई 10 टू द पावर 7 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। तो दोनों यूनिट आपको याद रखना है कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। क्लियर? अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिट के अकॉर्डिंग कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वर्क डन। तो आपसे मैं ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि द प्रोडक्ट ऑफ, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर के चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नॉन एज, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी is known as, the product of force and velocity is known as, force और velocity के प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे। तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, अगर ऑप्शंस में आपको दे देता है कि वर्क बोलेंगे, पावर बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे या नॉन ऑफ दीज। तो बच्चे एक बार आपको ये याद होना चाहिए कि आप देखो फॉर्मूला जो पढ़ो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो। आपने पढ़ा है, देखो मैं यहां बता रहा हूं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोकस कीजिएगा यहाँ पे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज वेलोसिटी। अब यहां आप वर्क को टाइम से डिवाइड कीजिएगा, तो यहां डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज क्या होता है बच्चा? पावर होता है।
पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नॉन एज पावर। तो पावर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए, बिकॉज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको याद है तो आप फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज आल्सो नोन एज। अभी अभी हमने पढ़ा कि पावर, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। तो वाट को हम किस नाम से जान सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन में। ये क्वेश्चन आपका सेलिना पब्लिकेशन में ये क्वेश्चन है, समझ गए। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने देखा ये क्वेश्चन, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको लिख दिया। तो व्हाट इज आल्सो नोन एज, व्हाट को हम क्या बोल सकते हैं। देखो बच्चे, अभी आपने पढ़ा है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोलो। तो ये लो फोर्स इनटू वेलोसिटी, नॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा, न्यूटन होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स का न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। न्यूटन क्या होता है बच्चे, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से, किलोग्राम इंटू मीटर, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड का पावर 2 और पावर 1 पावर 3। जब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक्सप्रेशन पे आपको कमांड है, तो यूनिट पे कमांड आपका होगा। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स नाम से भी जानते हैं। अब वाट की जहां तक बात आई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1 kWh इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो ऑप्शन ये कुछ भी दे सकता है कि 1 किलोवाट आवर, सॉरी 1 किलोवाट आवर इज नॉन एज वाट। तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 kW किलोवाट का मतलब होगा 1000 वाट, 1000 वाट। और आवर का मतलब है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्लियर, यानी कि 3600 सेकेंड। तो किलोवाट आवर पूछ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकेंड आ गया। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड को हम जूल बोलते हैं। तो 3 इंटू 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3.6 मेगा जूल। इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑप्शन में दे दे कि 1, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि 1 kWh इक्वल्स टू ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3.6 जूल, ऑप्शन नंबर बी 3.6 गीगा जूल, ऑप्शन नंबर सी 3.6 मेगा जूल, या डी ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो आप करेक्ट किसको मानेंगे, तो 3.6 मेगा जूल। क्लियर, बिकॉज 10 टू द पावर 6 को हम मेगा के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इज नॉन एज द 1 किलो। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 इज नॉन एज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 के बराबर होता है। क्लियर, तो ये था यूनिट से क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी पूछ सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द एसआई यूनिट, सॉरी ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा सा यूनिट है, यानी कि जैसे कोई एटम, जैसे ये एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये होता है, तो इसके यह जो मोशन करता है तो इसके एनर्जी को हम छोटे पैमाने में मापते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मापते हैं। क्लियर, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेस्ड क्वेश्चन, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ।
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4 into 10 to the power minus 19 जूल एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 4 into 10 to the power minus 19 जूल है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करके बताओ। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल एनर्जी होता है। तो अगर ये पता नहीं है तो आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल है, और होल एनर्जी कितना है? 4 into 10 to the power minus 19 जूल है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू कितना आएगा? हम क्या करेंगे? 4 into 10 to the power minus 19 जूल को हम डिवाइड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल हम डिवाइड करेंगे 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19 आपस में कट जाएगा और वैल्यू आएगा 4 by 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 440 by 16, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 40 by 16 को, तो इसका वैल्यू आता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा आंसर क्या होगा? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात बच्चे लोग और आप सुन लो, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन जा रहा है। हम एक वीडियो सिर्फ देंगे आपके न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहले मैं क्या करूंगा कि 4 पार्ट है इस वीडियो का, 4 पार्ट में पूरे थियोरेटिकल क्वेश्चन को मैं खत्म कर दूंगा, और 4 पार्ट में एक पार्ट हमारा जाएगा क्या? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एक पार्ट मैंने अलग से रखा है, ये तो मैंने एक्सप्रेशन को बता दिया है। एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस किया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, या काइनेटिक एनर्जी के इज रिलेटेड टू मोमेंटम पी। एक्सप्रेशन आपसे पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है डेरिवेशन देख लो कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है बच्चे 1/2 mv², यानी m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। जब आप mv² और मोमेंटम इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी, m आपका मास हो गया, v² यानी कि वेलोसिटी, के का फॉर्मूला है। अगर इसको हम मास से ऊपर और मास से नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम मास से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मास मास आपस में कट जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 m² v² by m, और यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी। बच्चे आपने क्या पढ़ा है कि P इज इक्वल टू mv, तो mv का स्क्वायर है, ये m का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? mv² by 2m। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज स्क्वायर फॉर्म में क्या किया? ब्रैकेट में करके फॉर्म में कर दिया। देखो तो P, ये mv क्या है? हमारा मोमेंटम है, यानी कि P है, तो p² by 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन फॉर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² by 2m। क्लियर? तो आपको इस पे कमांड होना चाहिए एक्सप्रेशन पे। अगर कमांड नहीं है तो क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। अगर एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे यह एनर्जी है, यह बॉल है, यह क्या करता है? ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड को टच करता है, ये किसी हाइट पे है और ग्राउंड को टच करता है। तो यह एनर्जी अभी किसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो यह बॉल जो है क्रिकेट बॉल, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर यह नीचे आके ग्राउंड को टच कर देता है तो इसमें एनर्जी का फॉर्म क्या होता है? चेंज हो जाता है। आपको मैंने बताया था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये भी आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म इट स्टेट्स वन टू अनदर। एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है, ना ही क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बॉल के पास है, क्रिकेट बॉल के पास। अब ये ग्राउंड को टच कर रहा है तो अपना फॉर्म को चेंज कर रहा है। तो यह यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज ट्रांसमिटेड इनटू
यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे हम, जब यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हेन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज नोन एज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा आप। क्लियर, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है जब कोई यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी में आता है तो उसको हम बोलते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको याद होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। देखो मैंने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। बट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, यूजलेस फॉर्म, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, यानी कि जो एनर्जी हमारे काम का है वो बिना काम वाले में कन्वर्ट कर जाता है। तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वर्क, पावर, एनर्जी और फोर्स का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो मैं फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सबका वीडियो में, जैसे कि सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा, मुझे भी खुशी मिलेगी। क्लियर बच्चे, तो जो टर्म्स मैंने आपको समझाया है उस पर आप कमेंट कीजिएगा और एग्जाम से पहले ये सभी टर्म्स को देख लीजिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड टर्म्स ऑफ द चैप्टर। इसलिए मैंने बोला है कि इससे बाहर कुछ नहीं।